हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल CS पाठशाला। माई सेल्फ CS चौधरी। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं आवर इन्वायरमेंट चैप्टर, जो 10th क्लास बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 है, उसका लास्ट पार्ट थर्ड। आगे के 2 पार्ट पे मैं वीडियो बना चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो आज हम जो इस टॉपिक की वीडियो में जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन द नेचुरल इन्वायरमेंट। जैसा कि आपको पता है कि जो भी हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट है उस पर ह्यूमंस का बहुत बड़ा रोल है, उसे डिसबैलेंस करने में, उसे ख़राब करने में, जो भी चीज़ें हैं उसमें ह्यूमंस का बहुत बड़ा रोल है। जो भी डिसबैलेंस हो रहा है या जो भी प्रजातियां या स्पीसीज़ एक्सटिंक्ट हो रही हैं उस पर ह्यूमंस का ही बहुत बड़ा रोल है। तो हम पढ़ेंगे कि ह्यूमंस के कारण क्या क्या चीज़ें हुई हैं। तो हम सबसे पहले जो आपके कोर्स में है वो है ओजोन लेयर के बारे में। एज़ यू नो, ओजोन लेयर के बारे में आप शायद छोटी क्लासेस से ही पढ़ते चले आ रहे हों। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ओजोन लेयर क्या है, ये कहाँ पाया जाता है। तो ओजोन लेयर जो है उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है O3। ये इसका जो कॉम्बिनेशन होता है वो 3 ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना होता है। तो ओजोन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा, O3। ओके, अब बात करते कि ये पाया कहाँ जाता है। ये पाया जाता है जो भी हमारे पृथ्वी की या अर्थ की जो लेयर्स होती हैं। तो एज यू नो, जो फर्स्ट लेयर होती है उसको हम ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं एंड सेकंड लेयर जो होती है उसको हम स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। तो इसलिए जो ओजोन लेयर पाई जाती है वो पाई जाती है स्ट्रेटोस्फेयर में। तो इसका ऑक्यूपेशन कहाँ होगा, स्ट्रेटोस्फेयर। क्लियर। एंड थर्ड वन कि स्ट्रेटोस्फेयर, अगर हम बात करें अर्थ से, अर्थ की जो सरफेस है वो कितनी हाइट पे पाया जाता है, तो ये पाया जाता है 20 to 25 किलोमीटर एबव द अर्थ सरफेस। तो ये पाया जाएगा 20 to 25 किलोमीटर, कहाँ, अर्थ सरफेस से एबव की ओर। तो ये तो बात हो गई कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फेयर में, और ये पृथ्वी से 20 से 25 किलोमीटर एबव पाया जाता है। अब सेकंड टॉपिक जो है वो है फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। अब ओजोन का फॉर्मेशन होता कैसे है, एक्चुअली एज यू नो, जो भी सन से हानिकारक हार्मफुल जो रेज़ आती हैं, अल्ट्रा वायलेट जिन्हें रेज़ बोला जाता है, ये जो भी हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो होता है O2। तो ये उसको ब्रोक डाउन कर देता है। तो जो भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी उसको ब्रोक डाउन कर देगा अल्ट्रा वायलेट रे, O+O मीन्स, यानी कि वो फ्री ऑक्सीजन बना देता है। क्लियर। देन उसके बाद क्या होता है, जो फ्री ऑक्सीजन जो ब्रेक डाउन कर देगा, सारी की सारी ऑक्सीजन को नहीं करेगा, कुछ ही जो मॉलिक्यूल्स हैं O2 के उसको ब्रेक डाउन कर देगा और फ्री ऑक्सीजन बना देगा। और जो भी फ्री ऑक्सीजन हमारे इन्वायरमेंट में आ जाती है वो ऑलरेडी प्रेजेंट ऑक्सीजन जो गैस है वो उसके साथ कॉम्बिनेशन बना लेती है। अब क्योंकि ऑलरेडी कितने थे यहाँ पे, हमारे O2 ऑलरेडी प्रेजेंट थे और कुछ O2 फ्री ऑक्सीजन में चेंज हो गए और वो वापस से इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर करके O2 के साथ एक और ऑक्सीजन आ जाएगा, तो क्या बन जाता है, O3। तो इस तरह से ओजोन की जो गैस है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला O3 होता है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर। आई थिंक आपको अभी क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगी, जो ओजोन लेयर होती है वो बहुत ज़्यादा डेडली पॉइजनस होती है। क्लियर। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ओजोन लेयर की, इसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है। तो जो भी ओजोन लेयर है तो उसका जो पहला इम्पॉर्टेंस है वो यही है कि जो भी सन से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज़ होती हैं वो उसको रोकता है, एक प्रकार से हमारी अर्थ को एक शील्ड प्रदान करता है। गैसों की एक लेयर है मोटी सी, उसको एक शील्ड प्रदान करता है जिससे वो अल्ट्रा वायलेट रेज़ हमारे अर्थ तक नहीं पहुंच जाती। सपोज़ ये अर्थ का सरफेस है, यहाँ पर ओजोन लेयर प्रेजेंट है, तो जो भी लेयर यहाँ पर आपकी जो भी अल्ट्रा वायलेट रेज़ आएंगी वो इस लेयर से या तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है या उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, जिस वजह से ये रेस यहाँ पर नहीं आ पाती हैं। तो देखिए, रेस नहीं आ पाती तो इसका क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहली बात तो जो भी स्किन कैंसर, जो भी स्किन की जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं,
जैसे दाने आ जाना या सनबर्न होना, कोई भी चीज़, स्किन कैंसर होना, कोई भी जो प्रॉब्लम्स होती है वो इसी अल्ट्रावायलेट रेस के कारण ही होता है। और सेकंड वन इज़ हमारी आँखों में बहुत ज़्यादा इससे प्रॉब्लम आती है, जैसे कैटरैक्ट वगैरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो इस चीज़ से हमें फ़ायदा पहुँचाता है कौन? ओजोन लेयर। और सेकेंड चीज़, जो भी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये अर्थ के एक जो नेचुरल एक बैलेंस है टेम्परेचर का, ये उसको भी इफ़ेक्ट करता है। टेम्परेचर जो भी बढ़ रहा है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है ओजोन लेयर से जो भी हटने के बाद जो भी अल्ट्रावायलेट रे अर्थ की सरफेस पे आ रही है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। तो ये तो इम्पोर्टेंस हो गई ओजोन लेयर की कि इसकी इम्पोर्टेंस है। अब बात करते हैं डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर के बारे में। तो हमारे इन्वायरमेंट का जो भी पोल्यूशन बढ़ रहा है उसके कारण ही जो ओजोन लेयर यहाँ प्रेजेंट है 20 से 25 किलोमीटर एबव फ्रॉम द अर्थ सरफेस, वो डिप्लीट होना शुरू कर दिया है। डिप्लीट का मतलब उसमें होल्स होने लगे हैं, वो हटने लगी है। उसका मेजर जो कारण है, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि इसके बारे में जो पता चला था वो पता चला था 1980 में कि ओजोन जो लेयर है उसमें होल होने शुरू होने लग गए हैं, उसको डिप्लीट होना शुरू कर दिया है। तो इसके लिए जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल जो एक गैस होती है वो होती है CFC गैस, CFC, जिसका जो फुल नेम होता है वो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओके, इसका फुल नेम क्या हो गया? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो देखिए ये कैसे मतलब रिस्पॉन्सिबल है ओजोन डिप्लेशन के लिए। एक्चुअली सबसे पहले जो ये गैस यूज़ की जाती है वो रेफ्रिजरेटर, AC वगैरह में यूज़ की जाती है, किसी कूल करने के लिए, ठंडा करने के लिए ये गैस का यूज़ किया जाता है। लेकिन ये जब गैस एटमॉस्फेयर में आती है तो ये काफ़ी स्टेबल गैस है। सबसे पहली बात तो इसको, ये डिग्रेडेबल नहीं है, इसको नष्ट नहीं किया जा सकता। तो ये गैस जब इन्वायरमेंट में आती है और राइजेस अप होती हैं तो वहाँ पर जो ऑक्सीजन मीन्स ओजोन लेयर जो प्रेजेंट है ये उसको ब्रोकन डाउन कर देता है ऑक्सीजन में। तो यहाँ पे जो ओजोन लेयर प्रेजेंट है हमारी अर्थ सरफेस में वो धीरे धीरे ब्रोकन डाउन होना शुरू हो जाती है ऑक्सीजन में, जिस वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है। तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? CFC गैस। क्लियरली सबसे पहले तो CFC में जैसे कि मैंने नाम बताया था क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो ये भी ब्रेक डाउन हो जाता है। जो क्लोरीन है वो ओजोन के साथ रिएक्शन करके उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर लेता है, जिस वजह से ओजोन लेयर क्या हो रही है? डिप्लीट हो रही है। आई होप आज को आपको ये जो टॉपिक है ओजोन का ये समझ में आया हो। अब बात करते हैं वेस्ट डिस्पोजल के बारे में। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, कि कैसे हम वेस्ट प्रोडक्ट को या वेस्ट मटेरियल को कैसे मैनेज करेंगे ताकि जो हमारा एनवायरनमेंट है ये साफ़ सुथरा रहे। तो इसके लिए मैंने कुछ मेथड्स लिखे हुए हैं जो आपके कोर्स के हैं, ये जैसे 4R है, कंपोस्टिंग है, लैंडफिल्स हैं, सीवेज ट्रीटमेंट है एंड बायोगैस प्रोडक्शन है। तो सबसे पहले देखते हैं कि 4R क्या है। 4R में 4 चीज़ें आती हैं: रीयूज़, रिफ्यूज़, रिसाइकल एंड रिकवर। रीयूज़ दोबारा से यूज़ करना, रिफ्यूज़ किसी चीज़ को मनाही कर देना कि हम उस चीज़ को नहीं यूज़ करेंगे, रिसाइकल कि हमने कोई चीज़ यूज़ करी फिर उसको मॉडिफाई करके हमने कुछ और चीज़ बना लिया, एंड रिकवर। तो ये सारे के सारे जो आते हैं वो 4R में आते हैं, जिसके हेल्प से हम वेस्ट प्रोडक्ट को डिस्पोज कर सकते हैं या फिर उसका हम दोबारा से स्मार्टली यूज़ कर सकते हैं। कंपोस्टिंग, देखिए कंपोस्टिंग में क्या होता है, कंपोस्टिंग में जो भी डोमेस्टिक वेस्टेज होते हैं, भले वो एनिमल्स के हों या ह्यूमंस के हों, उसको एक लैंड में एक गड्ढा खोदा जाता है और उसमें सारी चीज़ें डाल दी जाती हैं। देन वो कुछ टाइम बाद वो सारी की सारी चीज़ें क्या हो जाती है? डिकम्पोज हो जाती है और एज अ मैन्योर में कन्वर्ट हो जाती है, जिसका यूज़ फार्मर फिर अपने फील्ड में करते हैं और ये एज अ फर्टिलाइज़र हम इसको यूज़ किया जाता है और इससे जो भी सॉइल है उसकी फर्टिलिटी काफ़ी अच्छी बढ़ जाती है। तो एंड इसका थर्ड वन है लैंडफिल्स। लैंडफिल्स में देखिए क्या होता है कि जो भी कोई लैंड का जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा जो होता है, वहाँ पर हम जितनी भी सारी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको हम एक लैंड में डाल करके उसको फिर सॉइल से कवर कर सकते हैं ताकि वो लैंड के अंदर ही डिकम्पोज हो जाए। तो ये आता है लैंडफिल में। फिर नेक्स्ट है सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट में जैसा कि आपको पता है, सीवेज में सबसे पहले जो भी उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं उसको फिल्टर कर लिया जाता है एंड
देन उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, डिकम्पोज किया जाता है, और जो बचा पानी होता है वाटर, उसको क्लीन किया जाता है। देन उस पानी को फिर वाटर बॉडीज़ में छोड़ दिया जाता है। ये होता है सीवेज ट्रीटमेंट में। एंड लास्ट है बायोगैस प्रोडक्शन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें का यूज़ जो भी रूरल एरियाज़ होती हैं वहाँ पर किया जाता है, कि जो भी, क्योंकि वहाँ पर तो जानवर वगैरह पाले जाते हैं, जो भी उनका डंग होता है और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उनको बायोगैस, एक प्लांट होता है उसमें एक लिक्विड बना करके उसमें डाल दिया जाता है। देन इन द प्रेजेंस ऑफ सन वो भी जो भी आएगा उससे, उस प्रोडक्ट से, उसमें से एक गैस बनती है जिसका यूज़ फार्मर लोग या गांव के लोग खाना बनाने में इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम वेस्ट प्रोडक्ट को मैनेज कर सकते हैं ताकि हमारा इन्वायरमेंट क्या हो, साफ़ एंड सुथरा हो। तो ये तो था हमारा आज का टॉपिक, यहीं पे ख़त्म होता है। और साथ ही साथ जो हमारा ये 4th लेसन है 10th क्लास का, आवर इन्वायरमेंट, ये भी ख़त्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल CS पाठशाला, एंड स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।